हेलो फ्रेंड्स। चलो आज मैंने जो आपके लिए युद्ध डाले थे ना, उसमें से ही कुछ हिस्ट्री के नोट्स बना रही हूँ। शॉर्ट नोट्स हैं, इनको देखिएगा, पढ़िएगा, और अगर हो सके तो इसमें से मतलब जो सही ना लगे वो आप नहीं लिखना, या याद हो तो नहीं। ओके, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इसमें देखने कोई गलती हो तो मुझे बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ, देखिएगा। भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, उसकी डेट लिखी है मैंने, और कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, किसके द्वारा युद्ध हुआ था, वो सारी डेटें लिखी हैं। इसको आप पढ़ो और देखो किस तरीके से होता है। कोशिश की हूँ मैं, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से बनाने की कोशिश करूँ। भारत में जो पहली यूरोपीय कंपनी आई थी ना, 1453 ईस्वी में आई थी, और ये कौन था? उस्मानिय सल्तनत के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। यह ऑटोमन साम्राज्य था, या फिर इसे बैजंतिया की राजधानी भी कहा करते थे, जो वहाँ की राजधानी हुआ करती थी। और एक कुस्तुनतुनिया व्यापार के केंद्र थे पहले, जहाँ पे मतलब बहुत बड़ा व्यापार बना हुआ था, सब कंपनियां स्थापित थीं। यूरोप के देशों ने प्रयास किया कि ऐसे जलमार्ग की खोज की जाए जो भारत जोड़ता हो। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आने की खोज में निकले थे। पुर्तगाली का जो शासक था, बार्थोलोमी, जो डियास नाम था उसका, भारत में 1487 ईस्वी में खोजने के लिए निकला था। उसके बाद में वो भारत ना आके कहीं रास्ते में कोई तूफान उफान आया और वो वापस लौट गया, नहीं आ पाया। और चलते चलते दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप के निचले हिस्से में पहुंच गया। इस स्थल को उत्तमासा अंतरिम भी बोलते हैं, तूफानी अंतरिम भी है। ये कैफ ऑफ के नाम से भी जाना जाता है। डियास आधे रास्ते से तूफान आने के कारण वापस लौट गया। ये 2-3 लोग पहले आए थे। इसके बाद में 1492 ईस्वी में स्पेन का एक नाविक था, कोलंबस नाम का, जो मार्ग के रास्ते से निकला, जलमार्ग की मतलब तलाश करते हुए, और भारत खोजने को निकल दिया। जलमार्ग दिशा से एक भटक गया और वह अमेरिका पहुंच गया। मतलब आए और भारत में नहीं आ पाए, वो कहीं ना कहीं अपना घूम जाते थे, क्योंकि हमारा भारत कोई खोया हुआ थोड़ी था जो उन्हें मिल जाता। वास्को डी गामा में जो आया था, वो भी पुर्तगाली ही था। इसने भारत आने के लिए 1497 ईस्वी में भारत आने के लिए समुद्री रास्ता की खोज निकाल ली थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का सेवक था। प्रिंस ने एक दिशा सूचक यंत्र की खोज की थी। उसी यंत्र को लेकर वास्को डी गामा भारत की समुद्री मार्ग की खोज में निकल पड़ा। आधे रास्ते पहुंचने के बाद वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक मिला। इन दोनों की सहायता से वास्को डी गामा अपने तीनों जहाज़ों के और काफिले के साथ 20 मई, कहीं कहीं पे ये 17 मई भी लिखा रहता है, और NCERT में ये 20 मई दिया हुआ है। 1498 ईस्वी में ये भारत में केरल के तट पर, जो कालीकट के नाम से जाना जाता था, कालीकट स्थान पर एक बंदरगाह पड़ता है, कप्पक डाबू नाम का बंदरगाह। वहाँ पर अपना काफिला लेकर पहुँच गया। इसका 90 दिन में पहुँचा था ये वहाँ पे। कहाँ? भारत। वास्को डी गामा यूरोप से 1497 में निकला और 1498 में भारत की खोज में सफल रहा। दौर 1502 में भारत आया। कितना? दूसरी बार। कौन? वास्को डी गामा। फिर तीसरी बार भी आया था 1503 में। ये कोची में पहली तथा 1505 में दूसरी फैक्ट्री बनाई। इसने आके जब 2 में आ गया था तो 1 साल रुका और इसने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। कहाँ पे? कोची में। कोची कहाँ पे है? केरल में। ठीक, ये 2 फैक्ट्रियाँ बनाई थी इसने, एक 3 में बनाई थी और एक 5 में बनाई थी।
ठीक, कोठी किसको कहा करते थे मतलब जो कहीं माल रखते हैं तो इसको गोडाउन भी बोलते हैं ना, वही हुआ करता था। ये फैक्ट्री में कोई मतलब प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनता था। ओनली माल अपना रखने के लिए जो भी मसाले हुआ करते थे उनको रखने के लिए ये एक गोडाउन बना रखा था इसने। पुर्तगाली वायसराय के रूप में 1524 इसमें फिर से आया था, तीसरी बार आया था ये पुर्तगाली, यही मतलब वास्को डी गामा। जब तीसरी बार आया तो ये यहाँ का शासक भी बना था। यहाँ का आके भारत में ये शासक बन बैठा, फिर इसकी उसी साल मृत्यु हो गई। भारत में ही इसकी मृत्यु हुई थी। ये सोच रहा था कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा राजा बन जाऊँगा। वास्को डी गामा की जो मतलब मृत्यु हुई थी तो इसको दफनाया कोची में ही गया था और इसका जो मकबरा बनाया गया है वो गोवा में बना दिया गया है। फिर इसके बाद में एक अल्मीडा नाम का अंग्रेज आया था यहाँ पे, फ्रांसीसी था वो। ये प्रथम वायसराय बना था 1505 से लेकर और 9 तक। इसने संधि चलाई थी, मतलब संधि क्या, वही इसकी योजनाएं थी जो, तो थी शांत जल की संधि, ताकि जल में शांति रहेगी तो हमको कोई मतलब पता नहीं कर सकेगा और हम उनको अच्छी आसानी से लूट लेंगे। इसलिए वो जल की इसने शांत जल की एक नीति अपनाई थी। उसी को नीले जल की नीति भी कहते थे, ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा करते थे। 1509 में लाई गई थी ये नीति जो थी। हिंद महासागर व्यापार पर प्रभुत्व हो गया था इसका। ये उतना मतलब जो इसने रास्ते जो खोजे थे वो खोज पूरी रास्ते पे इन्हीं लोगों का साम्राज्य था। वहाँ पे यही सब मतलब अपना रखते थे कि हाँ हम ही यहाँ के सब कुछ हैं। सर्वा समझते थे ये हिंद महासागर के जो व्यापार होता था उसका। संयुक्त मोर्चा पुर्तगाली के खिलाफ खोल दिया था इनने। उधर पुर्तगालियों को नहीं जाने दिया जाता था। मिस्र और अरब, ये अरब को तुर्की भी कहते हैं, गुजरात और इन तीनों से इसने युद्ध किया और इन तीनों को ही पराजित कर दिया। यूरोप ने व्यापारिक वर्चस्व स्थापित कर लिया था पूरा। यूरोप जो था वो सबके मतलब ऊपर भारी पड़ रहा था। संयुक्त नौसेना को पुर्तगाली डी अल्मीडा ने तीनों को पराजित कर दिया था। जो डी अल्मीडा था वो सबको पराजित करके खुद को अपना मतलब शहंशाह बन के बैठ गया, जिससे सबको कंट्रोल कर रखा था और इसका एकाधिकार हो गया। 1509 में 1509 में 15वीं ईस्वी में डी अल्मीडा के उत्तराधिकारी के रूप में अल्बुकर्क भारत आया था। अल्बुकर्क भारत का दूसरा गवर्नर था। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क का राजदूत फादर लुई कृष्णदेव राय के दरबार में गया। ऐसा हुआ था कि इसको फैक्ट्री स्थापित करना थी। जब ये वहाँ पे पहुँचा तो उससे बोला कि हमें एक थोड़ी सी जगह दे दो एक फैक्ट्री के लिए, जिसमें हम अपना सामान सारा रख सकें। कृष्णराय देव विजयनगर के साम्राज्य के शासक थे। पहले डायरेक्ट आर्मी कंट्रोल करती थी और आज भी कृष्णदेव राय विजयनगर के साम्राज्य के शासक के पास पहुँचे तो उसने बोला कि हमको थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जगह नहीं दे सकते, मतलब अपना इसमें उन्हें पता थी कि ये अंग्रेज़ हैं, ये यहाँ पे जम जाएंगे, क्योंकि पहले से उनके पास में जो व्यापारी लोग थे वो पहले से दूसरे राज्य के आते थे, तो दूसरे देश के व्यापारी इसके पास में आना जाना रहता था। तो अल्बुकर्क से मना कर दिया, तो इनने उनके लिए लालच दिया कि हाँ मतलब हम तुमको ये चीज़ देंगे और हमको जगह दे दीजिए। हम लोगों के मतलब जो भारत है ना वो पहले से ही दूसरे के कंट्रोल में रहा है। वो खुद का दिमाग नहीं चलाते ना, वो खुद में सोचते, मतलब देखो आज भी ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री हैं। आज भी हम किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ों के गुलाम ही हैं, उनके ही कंट्रोल में रहते हैं। पहले आर्मी कंट्रोल करती थी विदेशों की और अब कुछ संस्थाएं ऐसी बना रखी हैं जो हमको कंट्रोल करती हैं। जैसे IMF है, WTO है, नाटो है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो भारत अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर रखे हुए है। 1453 ईस्वी में रोमन साम्राज्य दो भागों में टूट गया था। तो 15वीं सदी में पूर्वी रोमन साम्राज्य लगातार तुर्कियों पर आक्रमण होता रहा। जो मतलब साम्राज्य दो भागों में टूटा था तो वो जो मतलब पूर्वी रोमन था वो दक्षिणी वो इसके तुर्कों पर पराजित कर दिया, कभी उन पर आक्रमण कर दिया, उनको रहने ही नहीं दे रहा था। अंग्रेज गोवा से जब गए, ये साम्राज्य को तुर्कों ने पराजित कर दिया था,
तो उसके बाद तुर्की सब चले गए और अंग्रेज़ों का भारत पर पूरी तरीके से कब्ज़ा हो गया। अब वो अपनी मनमर्जी से सब कुछ करने लगे। समुद्र में व्यापार उनकी मर्जी से हो रहा, टैक्स उनकी मर्जी से चल रहा। एक मतलब एक कार्टर नाम का एक वो इससे अकबर से वो बनवा लिया था। समुद्र का व्यापार करने के लिए कार्ड होता था, जो आईडी बोलते हैं हम लोग, वो आईडी बनवा ली और वो उसका उसमें से भी टैक्स लेता होता था। अगर जो कार्ड लेके जाएगा उसका जहाज नहीं लूटा जाएगा और जो नहीं लेके जाएगा उसका जहाज लूट लिया जाएगा। लुटेरे भी वही थे और कार्ड देने वाले भी वही थे। उनको दोहरा व्यापार और कर रहे थे और दोहरा लाभ भी कमा रहे थे और हमारे भारतवासी पागलों की तरह देख रहे थे। उनको यही तमीज़ नहीं थी कि हमें करना क्या चाहिए। और पूरी तरीके से गोवा, केरल का तट और कोचीकोटी, सारे उधर के जितने समुद्र की जगह मतलब क्षेत्र थे सब उनके कब्जे में थे। समुद्र से व्यापार अच्छा खासा होता था, उन्हें लाभ भी अच्छा खासा होता था। अब वो सारा गोवा उनके कब्जे में हो गया। अंग्रेज यहाँ से गए नहीं थे, उनको भगाया गया था। कब गए थे, कब स्वतंत्र हुआ था हमारा गोवा? 1961 ईस्वी को ऑपरेशन चलाया गया था, विजय ऑपरेशन, उसके द्वारा निकाला गया था उनको। पुर्तगाली अपने समुद्री साम्राज्य को, ये मैं मतलब ये एक्स्ट्रा डिटेल डाल दी है इसमें बीच में, ये बाद में आना चाहिए था, ये मेरी गलती है, इसको मैं हटा दूंगी या फिर मतलब आप लोग देख लें। थोड़ा बता दिए क्योंकि यहाँ पे गोवा की बात थी ना, इसलिए मुझे बताना पड़ा। पुर्तगाली अपने समुद्री साम्राज्य को एक मतलब जैसे जो उनकी जगह का नाम था ना, तो उसको वो एस्तादा इंडिया बोलते थे, कहते थे वो। इन अंग्रेज़ों ने कार्ड जारी भी किया था, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। जो परमिट होता था, हाँ वही आईडी या परमिट, जैसे हम तुमको परमिट देते हैं कि समुद्र में व्यापार करो। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वार्षिक संस्थापक बन गया था। आज बस इतना ही है। अब मेरी जो भी गलती हो उसको क्षमा करना। और मैं देखती हूँ मुझे मतलब इसमें कितनी गलतियाँ हैं, क्या किया है मैंने, ये सब मुझे बताना ज़रूर। सब लोग एक बार पढ़ो